हिंद। चलिए देखते हैं आज विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, देखिए, एक गोली क्षैतिज रूप से चलते हुए एक लक्ष्य से टकराती है तथा विश्रामावस्था में आ जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका गलनांक 275 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब समझ रहे हैं, शुरू में इसका ताप 25 है लेकिन गलेगी किस पर? 275 पर। इसका मतलब गलने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा 275 तक। तो कितना हमें अधिक टेम्परेचर बढ़ाना होगा? तो 25 पे है 275, इसका मतलब 250 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि करनी पड़ेगी, ताप वृद्धि करनी पड़ेगी। इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितना है? 0.05 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तथा द्रवण की गुप्त ऊष्मा, द्रवित होने के लिए, गलने के लिए, पिघलने के लिए गुप्त ऊष्मा कितना है? 29.5 कैलोरी प्रति ग्राम। ये साई में होगा 4200 का गुणा हो जाएगा। तो वह न्यूनतम वेग जिस पर गोली लक्ष्य से टकराने के बाद गल जाएगी। गोली को लक्ष्य से टकराना है, टकराने के बाद गला देना है। और गलने के लिए आपको पता है, पहले तो गलनांक पे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा, 250 डिग्री की वृद्धि करो और फिर इसके बाद उसे गुप्त ऊष्मा दो और गुप्त ऊष्मा देने के बाद वो क्या हो जाएगी? गल जाएगी। लेकिन याद रखें, ऊष्मा मेल कहाँ से रही है? देंगे कहाँ से? गर्म करने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो ऊष्मा और गलाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? गतिज ऊर्जा से। क्यों? क्योंकि गोली क्या है? गति में है, हाफ mv² देगा, गर्म भी करने के लिए ऊष्मा और गलाने के लिए। तो देखिए, लेकिन सब ध्यान देना किस में होंगे? SI में। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाफ mv² यही क्या करेगा? ms डेल्टा टी देगा। सर ms डेल्टा टी क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, 25 से 275 करना है, प्लस और क्या देगा? ml देगा। ml क्या? पिघलाने के लिए ऊष्मा। m हर स्थान पे है, कट जाएगा। इसके बाद क्या आ जाए? v² बराबर 2s डेल्टा टी प्लस l। सही है? v², इससे हटाओ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? कड़ी में ये हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया और इसी में वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सब कुछ SI में लिखना है। अब जरा यहाँ देख लो, यस का मान दिया है, विशिष्ट ऊष्मा 0.05, लेकिन 4200 का गुणा करोगे क्योंकि कैलोरी प्रति ग्राम है, तो जूल प्रति kg डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जिसमें भी आप सहज हो। ठीक, ये SI में हो गया। अब ये हो गई आपकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, अब क्या निकालना है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा भी दिया है, देख लो। गुप्त ऊष्मा क्या दिया है? 29.5 क्या कैलोरी प्रति ग्राम दिया है। लेकिन हमको क्या बदलना होगा? जूल प्रति kg में, SI में। तो फिर वही बात, 4200 का गुणा, ये 4200 यहाँ है भाई, 4200 का गुणा होगा, 42 का नहीं। ठीक, तो 29.5 गुणे 4200 जूल प्रति kg हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे 4200 आया? तो हम पहले लेक्चर में समझा चुके हैं इसके पहले कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम बराबर 4200 जूल प्रति kg। ठीक, इसे हम बता चुके हैं पहले, तो वही वैल्यू रख दिए। तो यही वैल्यू रख दो, सब आंसर हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2 रहने दो, यस का वैल्यू 0.05 इंटू 42, यस का वैल्यू और क्या है? 4200। ठीक, सही है कि नहीं? देख लो। और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? देखो 25 से 275 करना है, गलनांक तक ले जाओगे ना, गलनांक 275 है, 275 पे गलेगा, तो 25 से बढ़ाओगे कितना? 250 डिग्री बढ़ाना है। 25 तो पहले है, ये है 275 ले जाना है, इसका मतलब 250 बढ़ाना है ना, 250 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ठीक, 250 और गुणा कर दो, डेल्टा टी हो गया, प्लस यल कितना है? देख लो 29.5 गुणे 4200, देख लो, सही है। अब इसे सॉल्व कर लो, √2 रहने दो, चुपचाप 2 आप यहीं रहिए, इसे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। 25, ये देखो 0.2 स्थान में ख़त्म कर दो, 2 जीरो से ही ख़त्म कर दो, या 4200 यहाँ से कॉमन ले लो,
क्या दिक्कत है, 4200 कॉमन ले लो, मज़ा आ जाएगा। चलो 4200 दोनों स्थान पे कॉमन हो गया, लो 4200 और पहले ही ले लिए हम, ठीक 4200 ले लिए। चलिए अब ब्रैकेट में क्या बचा, ये 10 ये 25 पंचे 125, ठीक 25 पंचे 125, और ये 0 1 0 से ख़त्म, दशमलव यहाँ आ गया, और इसके बाद 29.5 प्लस 29.5, जरा जोड़ो, 5 5 10 और 12 1 13, 13 जोड़ो, इसमें 42 आ गया, आया कि नहीं। तो ये आ गया आपका कितना, 2 कड़िम हो गया 4200 गुणे 42, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो 1 0 ऐसे दे दो तो 420 420 420 बाहर आ गया, आंसर आ गया 420√2। अब हल कर लो, अब इतना सिंपल है, इसे हल कर लो। कुछ बचा, कुछ रहा, देखो ये है आंसर। समझ में आया बात, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस केवल एसआई में यस का मान रखे, यल का मान एसआई में रखे, आंसर आ गया। उष्मा कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो गति में है तो गतिज ऊर्जा देगी उष्मा उसे, किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी और पिघलने के लिए भी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 3 भिन्न द्रवों ए बी सी के समान द्रव्यमान के तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस हैं। ए तथा बी को मिलाने पर मिश्रण 22 डिग्री सेल्सियस ताप प्राप्त करता है तथा बी और सी को मिलाने पर मिश्रण 31 डिग्री सेल्सियस ताप प्राप्त करता है। यदि ए और सी को मिलाया जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा, ये पूछा है। सिंपल सा है, 3 अलग अलग द्रव हैं, उनकी विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग होंगी, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको हम दिखाएं, यहाँ हल कर रहे हैं, ठीक। एक द्रव ए है, एक द्रव बी है, एक द्रव सी है, ठीक। 3 अलग अलग द्रव हैं। ए इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान क्या है, समान है, इसका मतलब m1 s1 t1, इसमें भी कुछ होगा, m2 s2 t2 m3 s3 t3, यही होंगे शुरू में। तो m1 बराबर भी m है, इसका सबका मास क्या है, समान है। m2 बराबर भी m है, m3 बराबर भी m है। देखो द्रव्यमान क्या है, समान है। ले आओ शुरू में इनका ताप दिया है, a का ताप 15 डिग्री सेल्सियस, b का ताप 25 डिग्री सेल्सियस, c का ताप 35 डिग्री सेल्सियस, ये सवाल में दिया है, ठीक है। और कह रहा है, देखिए S1 S2 नहीं पते हैं, ठीक। जब A और B को मिलाया जाता है, वो सवाल में क्या कर रहा है, जब A और B को मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और कह रहा है B और C को मिलाने पर, B और C को मिलाने पर कह रहा है मिश्रण का ताप 31 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है A व C को मिला दें तब क्या होगा, मतलब A B C ये है, वो कह रहा है A व C को मिला दें, मतलब इसको और इसको अगर मिलाया जाए तो अब इसे खराब कर रहे हैं, मिश्रण का ताप क्या होगा, यही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब समझ गए होंगे प्रश्न। तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना है। S1 S2 में रिलेशन, S2 S3 में रिलेशन निकल जाएगा, फिर S2 दोनों में कॉमन है, इस S1 के साथ भी कॉमन है, S3 के साथ हमको रिलेशन क्या S1 और S3 के साथ लाना है ना, A और C को लास्ट में मिलाना है। तो S2 को हटा देंगे, अपने आप टेम्परेचर मिल जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, आप समझिए। कुछ नहीं, पहले इसको S1 S2 में रिलेशन ले आइए, क्या रिलेशन मिलेगा देखिए। कौन उष्मा देगा, कौन लेगा, देखते हैं। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, 25 से 22 कम हुआ है, ये 15 से 22 हुआ है, इसका मतलब ये उष्मा देगा और ये लेगा। तो चलो उष्मा दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, जिसका ताप ज़्यादा होता है वही ना उष्मा देता है। तो M2 S2 डेल्टा T2 बराबर क्या, M1 S1 डेल्टा T1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं सर। ये क्या है देखो, चलो M2 क्या है, M है, कट जाएगा सर, M S2 क्या है पता नहीं, S2 तो डेल्टा T2 क्या है 25 से 22, 25 से 22 तो क्या हुआ बताओ, 3 डिग्री, ठीक है 3 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री। M1 M है, S1 रहने दो, डेल्टा T1 क्या 15 से 22 हुआ, तो अंतर कितना हुआ 7 डिग्री सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, M से कट गया, ठीक। अब S2 बराबर क्या होगा सर, S2 बराबर होगा
7/3S1। समीकरण 1 छोड़ दो, इसे छोड़ दो। S2 बराबर 7/3S1 आ जाएगा नहीं, 7/3S1। इसका मतलब S2 को बाद में हमें हटाना है, क्योंकि S1 और S3 के साथ संबंध लाना है। अब चलो S2 का S3 के साथ रिलेशन निकाल लो। S2 का S3 के साथ मिलाएगा तो देखो, जब B और C मिलाते हैं, अभी क्या मिले, A और B मिलाए थे, ठीक। अब जब B और C मिलाते हैं, B और C मिला रहे हैं, B और C मिलाओगे तो कौन देगा, 35 से 31, 25 से 31 हुआ है, इसका मतलब ये देगा। फिर M3 S3 डेल्टा T3 बराबर M2 S2 डेल्टा T2, यही तो होगा। M3 M है, S3 नहीं पता, डेल्टा T3 क्या होगा, 35 से 31 4, 35 से 31 4, और चलो M2 M होगा, S2 नहीं पता, डेल्टा T2 क्या होगा, देखो 25 से 31 हुआ, इसका मतलब 6 डिग्री हुआ, 6 डिग्री। तो S2 का मान यहाँ से निकाल लो, M कट जाएगा, S2 का मान यहाँ से निकाल लो। फिर S2 बराबर हो जाएगा 4/6 S3, इसे 2/3 S3 लिख सकते हो। तो S2 बराबर हो गया 2/3 S3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, मजे वाली बात, S2 यहाँ भी है, समीकरण 1 और 2 से S1 और S3 में रिलेशन निकाल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, हाँ, समीकरण 1 व 2 से S2 डिस्प्लेस कर दो, हटा दो, S2 को हटाओगे तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, देखो S1 7/3 S1 बराबर 2/3 S3, भाई साहब निकल लिए, 3 से कट जाएगा। तो S1 बराबर क्या हो गया, या 7 S1 बराबर 2 S3, या S1 बराबर 2/7 S3, समीकरण 3। अगर ये रिलेशन हमारा मिल गया तो मज़ेदार बात है, अब आप A व C को मिला दीजिए। A तथा C को मिलाने पर, ये थोड़ा सा एकेडमिक सवाल है, लंबा सवाल जाता है, ठीक। A व C को मिलाने पर, जब A व C मिलाओगे तो फिर कौन देगा उसमें, पता नहीं कौन देगा कौन नहीं। सर इसका 15 है, इसका 35 है, अब समझ गए होगे, सर ये देगा और ये लेगा। तो देखो A व C को मिलाने पर क्या होता है, M3 कौन देगा, M3 S3 डेल्टा T3, 35 से कुछ कम ही होगा क्योंकि इसका ताप ज़्यादा है, 35 माइनस T, डेल्टा T3 आ गया। और लेगा कौन, ये होगा M1 S1 और डेल्टा T1, 15 T माइनस 15, ज़्यादा में से कम घटाते हैं, आपको पहले से पता है, हमने कई सवाल ऐसा कराया है तापांतर वाले। तो M1 और M2 क्या होंगे, M3 और M1 बराबर द्रव्यमान का है, M तो सबका बराबर है तो कट ही जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, काट दें अभी से, काट दो सर, क्योंकि द्रव्यमान तो बराबर है, M1 सबका बराबर है तो हटा दो। अब S1 का वैल्यू रख दो, S1 बराबर 2/7 S3, तो S3 रहने दो, 35 माइनस T रहने दो, बराबर S1 का वैल्यू ऊपर से 2/7 S3 और T माइनस 15, भाई साहब S3 से कट जाएगा, काम हो गया अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, हल कर लो, आंसर हो जाएगा, इसी को हल कर लो, आंसर हो गया। तो चलो इसे 7 को ले आओ इधर, 7 पंचे 35, 7 त्रिक 21, 21 और 3 सर 24, 245 माइनस 7T बराबर 2T माइनस 15 दूना 30। सॉल्व करो, 2T इधर आए या इसे उधर ले जाओ, उसे इधर लाओ, तो 245 में 30 ले आओ, जोड़ो 275 हो गया, और 7T उधर जाएगा 90 हो गया, तो T बराबर क्या हो गया 275/9, 9 त्रिक 27, ठीक, 5 आ गया, इसका मतलब 0 बढ़ेगा, अब क्या हो गया 50 हो जाएगा, और 9 पंचे 45, फिर 5 आया, फिर 9 पंचे 45, ठीक, इस तरह से 30.55 कहीं है, हाँ बार बार 5 आ रहा है, तो आप ये आंसर ए है, हो गया 30.55 या 5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, ध्यान से इसे समझ लीजिएगा और फिर इसे बनाइएगा,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लॉन्ग देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम बर्फ का एक टुकड़ा 100 मीटर ऊंचाई से गिरता है। पृथ्वी से टकराने पर जो बर्फ गलेगी उसकी मात्रा होगी, उसकी मात्रा क्या होगी ये बताना है। सामने ऑप्शन है, आप रोक के वीडियो खुद से ट्राई किया करिए, फिर हम तो हल करते ही हैं। ठीक, होता क्या है, ध्यान दो कि बर्फ अगर किसी टेम्परेचर पे नहीं दिया है तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो है। अगर देगा -10, -20, -50 तो ठीक है, कुछ नहीं दिया तो 0 डिग्री पर है। ठीक, अब ऊपर से गिर रहा है बर्फ, ऊपर से गिरने के बाद उसे पिघलना है, अर्थात पिघलने के लिए क्या चाहिए, ml गुप्त उष्मा। 0 डिग्री पे मानेंगे हम, क्योंकि नहीं दिया है सवाल में, तो गुप्त उष्मा चाहिए, पिघलेगा गुप्त उष्मा लेकर। लेकिन वो गुप्त उष्मा मिलेगी कहाँ से, उसे उष्मा मिलेगी कहाँ से, क्योंकि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है तो चेंज होगी ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, mgh। ऊपर से गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, mgh चेंज होगा किसमें, ml में। इसका मतलब सर mgh ही जो ऊपर से गिरेगा वो उसे प्रदान करेगा ml। पक्का जी, यम से तो कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर पूरा बर्फ पिघलता तो पूरा बर्फ पिघलाने के लिए ml गुप्त उष्मा चाहिए। लेकिन मजेदार बात सोचो, पूरा बर्फ ही नहीं पिघल रहा है। क्या पूरा बर्फ नहीं पिघल रहा, सर आपको कैसे पता, क्योंकि ये देखो कह रहा है टकराने पर जो बर्फ गलेगी उसकी मात्रा, तो गलने वाली बर्फ क्या है पता नहीं, डैश लगा लो, जो गलेगी उसी में ना गुप्त उष्मा का मल्टीप्लाई करोगे। गलने वाली बर्फ m-l, और कुल बर्फ कितना है m, जो गिर रही है वो कुल है, और कितना गलेगी पता नहीं, उसे m-l कर लेते हैं हम, पता चल जाएगा कितना गल रही है। ठीक, तो m-l क्या है, गलने वाली बर्फ की मात्रा, जितना गलेगी m- मान लो गल जाएगी तो उसमें गुप्त उष्मा l का गुणा कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितना उष्मा उसे यूज के। और mgh क्या है, कुल उष्मा जितना वो देगा गिरने के बाद, mgh टोटल दे सकता है तो उसे कितना पिघलेगा वो है सामने। m 100 ग्राम है, किस में बदलोगे, किलोग्राम में। क्यों, क्योंकि सब कुछ SI में चलेगा, सब कुछ SI में होगा, सब कुछ SI में, किसमें, SI में होगा। 100/1000 kg हो गया। जी का मान नहीं कुछ दिया है तो 10 ले लो, अब 10 ले लो ज़्यादा सही है ना, 9.8 ले लोगे तो कटने पिटने में दिक्कत होगा, 10 ले लो। h 100 मीटर ऊंचाई दिया है। ठीक, m-l का मान क्या है सर, 80 है, कैलोरी प्रति ग्राम है, लेकिन बर्फ के लिए इसे बदलना है किसमें, SI में, तो 4200 का गुणा कर लो। ठीक, काट लो जितना कटे। सर ये 2 जीरो इससे कट गया, 1 इससे कट गया, और 2 जीरो इधर का इधर से कट गया, कितना हुआ, m- बराबर 1/80 गुणे 42, 1 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 0 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 1 33। ठीक, 1/3360 m-l का मान आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं दिक्कत है तो हमको भी दिक्कत नहीं। अब डिवाइड करो, जो आएगा वो केजी में आएगा, किसमें, केजी में। क्यों, क्योंकि SI में निकालना है। अब केजी में ना आए ग्राम में बदल लेंगे, यहाँ तो ग्राम है सर, तो 1000 गुणा कर दो ऊपर, 1000, 1 केजी में 1000, 3360 अब हो गया ग्राम। ठीक, अब इसे कर लो भाग, कितना आ जाएगा, अंदाज़ा कुछ लगाओ। तो सर 1000 में जाएगा नहीं तो 0.10 लगा बढ़ा दिए, 10,000 हो गया, 3 त्रिक का 9, लगभग 3 बार जा रहा है, 3 0.3 यही होगा, है ना। अंदाज़ा लगा के काम कर लो, थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देख लो, अब भाग देकर देख लो, काम हो जाएगा। समझ में आया बात, ठीक लगा लो इसे। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा शानदार है। क्या, -10 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ को वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। देखिए ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर इसे लगाएंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। -10 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को पहले 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ पे लाओ, फिर MS∆T दिए होगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को पिघलाने के लिए ml दोगे तो पानी में बदलेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस जो पानी है उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो,
उसे फिर एम एस डेल्टा टी दो, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी आएगा क्वथनांक पे हो जाएगा तो फिर उसे गुप्त उष्मा देकर भाप की भाप में बदलो। तो इतना लंबा प्रोसेस है, फिर सब उष्मा जोड़ लो तो आएगा टोटल उष्मा। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक जादू बता देता हूँ, क्यों फालतू में परेशान होंगे, जादुई तरीके से आप हल कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होगा। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ। उस जादू का नाम है क्या, IS फार्मूला। मैंने इसका नाम रखा है IS फार्मूला और आपके लिए हमने बनाया है। ठीक है, बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए मैंने स्पेशल बनाया है। यहाँ I का मतलब समझ लो, I का मतलब होता है आइस और S का मतलब यहाँ स्टीम, मतलब बर्फ से भाप, बर्फ से भाप में बनाने का फार्मूला, बर्फ को भाप में बदलने का फार्मूला है। समझ में आया? कोई भी सवाल, बर्फ का सवाल हो, भाप में अगर बदल रहा हो, बर्फ हो भाप में बदल रहा हो, तो ये सवाल, ये सूत्र लगाओगे आंख बंद करके तुरंत उत्तर आ जाएगा। अदरवाइज काफ़ी लंबा सवाल है ये। ठीक है, आप IS फार्मूला ना लगा के जनरल तरीके से एक बार लगा के चेक करिएगा, देखिएगा कितना बड़ा जाता है। ठीक है, ये फार्मूला केवल स्पेशली आपके लिए, ठीक बता दे रहा हूँ, जान लो जादू। तो IS फार्मूला हमने आपके लिए बनाया क्या कि बर्फ से अगर भाप में बदलना है तो जो उष्मा चाहिए वो यम Q, कुल उष्मा, वो यम क्या डेल्टा T बर्फ प्लस डेल्टा T क्या भाप अपॉन 2 प्लस 720 कैलोरी। ठीक है, 720 कैलोरी ना लिखो, थोड़ा सा कैलोरी छोड़ दो, अभी बताता हूँ उस क्यों। ठीक है, ये मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है और इसका मतलब समझ लो, नहीं यूज कैसे करोगे। डेल्टा T बर्फ का मतलब समझ रहे हैं, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, 0 के नीचे अगर टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 के नीचे जितना भी टेम्परेचर बर्फ का होगा वही बर्फ के लिए डेल्टा T है, लेकिन पॉजिटिव लिखा जाएगा, अंतर, तापांतर। तो अगर -20 पे बर्फ है तो डेल्टा T 20 डिग्री, -30 पे है तो डेल्टा T 30 डिग्री, -40 पे है तो डेल्टा T 40 डिग्री बर्फ का। अर्थात 0 के नीचे जितना भी टेम्परेचर होगा बर्फ का वही डेल्टा T बर्फ होगा, जो यहाँ हमने लिखा है। ध्यान समझिए मेरी बात। और डेल्टा T भाप क्या है, भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 100 के ऊपर जितना, 120 डिग्री पर भाप हो, 150 डिग्री पर भाप हो, 160 डिग्री पे भाप हो, 500 डिग्री पर भाप, मतलब टेम्परेचर अगर 100 के ऊपर जितना हो, ठीक, तो 100 के ऊपर जितना होगा, 100 के ऊपर जितना है, अब 120 थोड़ी नहीं है ना, कितना है 20, 100 के ऊपर जितना होगा वही डेल्टा T। यहाँ 20 है, यहाँ डेल्टा T क्या है सर, डेल्टा T यहाँ 50 है, क्योंकि 100 के जितना ऊपर है वही डेल्टा T। यहाँ डेल्टा T क्या है 160 पर, डेल्टा T 60 है, 500 में डेल्टा T कितना है 400 है। तो 100 के ऊपर जितना ताप होगा भाप का वही डेल्टा T भाप होता है, और 0 के नीचे जितना ताप होगा बर्फ का वही डेल्टा T बर्फ होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है, मान लो सर 0 पर बर्फ हो और 100 पे भाप हो, तब डेल्टा T क्या होगा, डेल्टा T इसका भी, बर्फ का भी 0 होगा और भाप का भी डेल्टा T 0 होगा। ठीक है, तापांतर 0 होगा। 100 के ऊपर जो होगा वही डेल्टा T भाप हमने बनाया है, 100 के नीचे जितना, 0 के नीचे जितना होगा वही डेल्टा T बर्फ बनाया है। पहले समझ लो, मेरा फार्मूला है तो मेरे अनुसार लगाना, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक, हाँ, हमने आपके लिए स्पेशली बनाया है, अदरवाइज आप जनरल तरीके से लगा के देखिएगा, आपका समझ में आ जाएगा कि कैसा ये सवाल है और कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ जादू में कुछ और बात बता देता हूँ। देखो, अगर यदि, पहले जादू पूरा सीख लो नहीं तो बाद में फंस जाओगे। यदि यम ग्राम में है, ग्राम में है तो आंसर कैलोरी में होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, कैलोरी में होगा। अगर यम ग्राम में है तो आंसर किस में होगा, कैलोरी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो यदि यम किस में है, किलोग्राम में है, तो आंसर किस में लगा देना है, किलो कैलोरी में, बस किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। भाई अगर द्रव्यमान किलो में है तो आंसर किलो कैलोरी में, और अगर द्रव्यमान ग्राम में है तो आंसर कैलोरी में, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत।
इसके आगे किलो तो इसके आगे भी किलो कैलोरी के, और अगर ग्राम में है तो कैलोरी में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बात और, अगर गुप्त उष्मा भाप की 540 है तब के लिए 720 हम जोड़े हैं, और मान लो गुप्त उष्मा 536 दे सवाल में, तो जितना 536 दिया ना 4 इसमें से कम कर दो, 716 जोड़ देना बस, 716, अदरवाइज 540 ही होता है, ठीक है सवाल लगाने के लिए, तो 720 सदैव जोड़ा जाएगा। लेकिन कभी मान लो सवाल फंसा दे 536 दे दे तो यहाँ 716 जोड़ दीजिएगा, 720 नहीं तब 716। अब कोई भी सवाल ज़िंदगी में आपको नहीं फंसाएगा, ये हमारा जुगाड़ है, और इसके बाद आप मनमन सवाल को सॉल्व करेंगे। रही बात ये सवाल देखिएगा तुरंत आ जाएगा, कैसे सॉल्व हो गया। यम कितना है सर 50 ग्राम है, काम खत्म, आंसर कैलोरी में होगा। अब डेल्टा टी यहाँ देखो, डेल्टा टी क्या है -10, तो बर्फ़ -10 पे है तो इसका मतलब डेल्टा टी 10 हो गया बर्फ़ के लिए। और भाप के लिए क्या है, देखो भाप के लिए क्या है, भाप के लिए कोई टेम्परेचर नहीं दिया, जब कोई टेम्परेचर नहीं देता तो नॉर्मल टेम्परेचर अर्थात 100 पे होगा, तो उसके लिए 0 हो गया। अपान क्या हो गया 2 + 720 क्या कैलोरी हो जाएगा, ग्राम में है, कटा लो, 2 × 5 = 10 और ये हो जाएगा 725, 50 × 725 कैलोरी आंसर, मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 पे 25 कहीं 5 और 5 दूनी 10 2 12, 5 7 35 1 36, देख लो ऑप्शन। इससे सरल आज तक धरती पे कोई तरीका पैदा नहीं हुआ, जान लो। देखिए क्वेश्चन सामने है, बर्फ़ का कितना भाग बर्फ़ ही बना रहेगा यदि -10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ तथा 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान द्रव्यमान का मिश्रण किया जाए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन ही आपके सामने है, बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं आप। कैसे, देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, -10 डिग्री पर बर्फ़ है, पहले तो एक क्या होगा 0 डिग्री पे आएगा, तब ना पिघलने की बात होगी, क्योंकि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो -10 पे तो पिघलेगा नहीं, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, उसके लिए उष्मा लेगा, गर्म होगा तो 0 पे आएगा। ठीक, 0 पे आने के बाद बर्फ़ की विशिष्ट उष्मा क्या होती है मैं बता चुका हूँ, 0.5 होती है या ½ कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। इसलिए कह रहा हूँ पहले के लेक्चर को देखना जरूरी है, क्रम से लेक्चर देख के आएंगे तो बातें समझ में आएंगी। अच्छा, तो पहले तो गर्म होगा और गर्म होने के बाद 0 आएगा, 0 डिग्री पर गर्म होगा, 0 डिग्री पर गर्म होने पर वह फिर क्या करेगा, पिघलेगा, पिघलने के लिए ml मिलेगा और देगा कौन, 60 डिग्री पर पानी है, समान द्रव्यमान है, दोनों का द्रव्यमान समान है, ये पानी है ये बर्फ़ है। ठीक, अब पानी 60 डिग्री पर है और ये क्या है -10 डिग्री पर है। ठीक, चलो मिलाते हैं, पानी उष्मा देगा, पानी द्वारा दी गई उष्मा बर्फ़ द्वारा ली गई उष्मा, तो बर्फ़ क्या करेगा, बर्फ़ देखो पहले तो क्या करेगा वो ms डेल्टा टी लेगा, बर्फ़ कौन लेगा, बर्फ़ ms डेल्टा टी बर्फ़ होगा, और फिर पिघलने के लिए क्या होगा, पहले तो पूरा गर्म होगा, -10 से गर्म तो पूरा होगा 0 तक, कहाँ तक आना होगा, -10 से पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा। ठीक, जिसमें क्या काम करेगा ms डेल्टा टी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ बर्फ़ पिघलेगा, यहाँ तो काम करेगा ms डेल्टा टी, लेकिन पिघलते समय पूरा नहीं पिघल रहा है, तो जो पिघलेगा उसे हम कर दिए m डैश l, पिघलने वाला। ठीक, तो पिघलने वाला बर्फ़ m डैश l हो गया। तो अब ये पानी का द्रव्यमान भी समान द्रव्यमान है, यम के बराबर है, कुल द्रव्यमान यम है, लेकिन पिघलेगा पूरा नहीं, क्योंकि कह रहा है कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा, तो कितना भाग बर्फ बना रहेगा पता नहीं, पहले पिघलने वाला पता कर लो, कुल द्रव्यमान यम है, पता चल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब यम डैश एल, उष्मा दिया कौन, ms डेल्टा टी, ये क्या है पानी का, वैल्यू रख दो m, यम ये कटा मत देना है, यम डैश है, यम रहने दो, पानी के लिए 1, यस का वैल्यू 1, डेल्टा टी 60 से कहाँ तक आएगा, अगर बर्फ ही बना रहा अर्थात पूरा बर्फ नहीं पिघला, इसका मतलब 60 से 0 तक आएगा, वो 0 तक आया, पूरा बर्फ नहीं पिघला पाया, इसका मतलब 0 के नीचे तो पानी जाएगा नहीं, इसका मतलब 0 तक आकर दम तोड़ देगा, पूरा बर्फ का एक टुकड़ा भी बचा रह गया अगर, इसका मतलब अंतिम ताप 0 है, समझ लो। तो 60 से 0 आ गया, 60 से 0 आने का मतलब डेल्टा टी क्या होगा 60 से 0 आने का मतलब डेल्टा टी तापांतर क्या होगा 60, और यम
रहने दो। बर्फ के लिए यस 1/2 डेल्टा टी -10 से 0, इसका मतलब क्या होगा 10 प्लस यम डैश इंटू एस सी। कटा लो, ये 5 हो गया, कटा दो। 60 यम बराबर 5 यम प्लस 80 एम डैश। 5 एम इधर पक्षांतर करो, 55 यम बराबर 80 एम डैश। तो यम डैश बराबर क्या हो जाएगा 55/80 एम। कटाओ 5 से, 11/16 एम बचा, अर्थात पिघलने वाला। एम डैश क्या है 11/16 भाग, कुल का 11/16 भाग पिघल जाएगा। कुल द्रव्यमान यम है और उसका 11/16 पिघल जाएगा। तो सी एस कितना रहेगा, यहाँ पूछा है कितना भाग बर्फ ही रहेगा, पिघलने वाला तो आप निकाल लिए हैं। तो सी एस कितना रहेगा, सी एस अर्थात बर्फ कितना रहेगा उतना पिघलने वाला है। तो कुल में से एम में से यम डैश घटा दो, पता चल जाएगा। यम क्या है कुल है, एम डैश क्या है पिघलने वाला है। तो यम माइनस एम डैश का वैल्यू पिघलने वाला 11/16 एम। तो 16 1 का 16, 16 माइनस 11 5/16 भाग, कुल द्रव्यमान का 5/16 भाग क्या रहेगा बर्फ ही रहेगा। बाकी कितना पिघलेगा अगर पूछा होता तो 11/16 भाग पिघल जाएगा। बर्फ कितना रहेगा 5/16 भाग बर्फ रहेगा। समझ में आई बात? ओके, इसे बना लो। देखिए ये आपका होमवर्क है, ठीक। देखो -20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 2 किलो बर्फ को 140 डिग्री सेल्सियस ताप वाले भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी। जस्ट अभी हमने इसे होमवर्क दिया और इसके ये डाटा हैं। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम और भाप की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है, ठीक। ये आपका दिया गया वैल्यू है और आपका विकल्प सामने पड़ा है। 1500 किलो कैलोरी, 1400 किलो कैलोरी, 1750 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी। अगर आप इसे जनरल तरीके से लगाते हैं तो इन डाटा का उपयोग आपके लिए है जो कि क्वेश्चन में रहते हैं। लेकिन अगर हमारे जादू से लगाते हैं इस फार्मूले से तो इस डाटा का कोई उपयोग नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपके लिए हमने डाटा भी दे दिया, जनरल तरीके से लगाना हो जनरल तरीके से लगाओ। अगर पूरा लेक्चर अच्छे से देखे होगे तो आराम से सवाल कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज आंसर गलत ही दोगे। अच्छे से देखे होगे जरूर ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक। अब इसको स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर कमेंट में दो, होमवर्क है।